विस्तार हुआ और इसी के समय पे मुगल सल्तनत धड़ाम से गिर भी गई। मतलब इस तरह से अगर हम ग्राफ बनाए तो ये पीक का टाइम और ये एंड का टाइम आ गया। तो यदि अपन पूछें आपसे कि औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है, तो जरा जल्दी बताइए, औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? आलमगीर। और आलमगीर उपाधि उसने कौन से युद्ध को जीत कर ली थी? कल पढ़ा था अपन ने, सामूहिक। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सामुगढ़। अब इसके बाद एमपीपीएससी का दूसरा क्वेश्चन, जिंदा पीर किसे कहते हैं? यहाँ जिंदा पीर का मतलब है इस्लाम में जो बातें हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उन्हीं को बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज पालन करेगा, तो इसलिए इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसके बाद इसको शाही दरवेश भी कहा जाता है। दरवेश का मतलब होता है फकीर और शाही का मतलब होता है राजा के रूप में। तो भले है राजा लेकिन एक फकीर के रूप में पोशाक पहनकर रहने वाला ये व्यक्ति कहलाता है औरंगजेब। तो ये तीन नाम हमेशा पूछे जाते हैं, आलमगीर किसका नाम है, जिंदा पीर किसका नाम है, शाही दरवेश किसका नाम है। तो याद रखिएगा ये सभी नाम औरंगजेब के हैं। अब इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोहद में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, उस समय दोहद जो है वो गुजरात का पार्ट हुआ करता था, लेकिन दोहद जो है वो उज्जैन के समीप है। जैसे आज के समय पे अगर हम देखें तो दोहद गुजरात में नहीं, दोहद जो है वो एमपी में गुजरात उज्जैन के समीप है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का जन्म मालवा में हुआ था? याद रखना उज्जैन। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसने अपने पिता के साथ में कैसा सलूक किया था, तो मैंने आपको बताया कि सामूगढ़ के युद्ध में जो दारा सिकोह है वो दिल्ली भाग जाता है अपने पिता से मिले बगैर। तो फिर औरंगजेब कहाँ पर पहुंचता है? आगरा। और आगरे के किले में उस समय शाहजहां जी हैं, तो शाहजहां को बंदी बना लेगा। किस सन से बंदी बनाएगा? 1658 से, याद रखना। और फिर उसके बाद में 1666, मतलब 8 साल तक रेगुलर बंदी बनाकर उनको आगरा के लाल किले की शाहबुर्ज के कारावास में रखेगा और इस तरह से उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी वहीं पर। ये बात आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो ये, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसकी माँ का नाम क्या है, याद रखना जिनकी सम्मान में ताजमहल बना वही इनकी माँ है। अब यदि मैं औरंगजेब की पत्नियों की बात करूं तो औरंगजेब की भी बहुत सारी बीवियां हैं, जिसमें हिंदू राजघराने से जो हैं वो हमारे काम की नहीं है। जो सबसे प्रिय बीवी का जिसको खिताब हासिल है, नाम है उसका दिलरास बानो बेगम। और इसी दिलरास बानो बेगम को उर्दू में कहा जाता है या फारसी में कहा जाता है रबिया बीबी, और इसी का पूरा नाम है रबिया उद दौरानी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, औरंगजेब के पिता का नाम है शाहजहां, और शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए बनवाया था ताजमहल। तो उसका बेटा जो औरंगजेब है वो भी अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवाएगा, लेकिन वो ताजमहल की फूहड़ नकल माना जाएगा या वो काला ताजमहल कहलाएगा। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ताजमहल की फूहड़ नकल, काला ताजमहल या द्वितीय ताजमहल किसने बनवाया, तो याद रखना शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में बनवाया था, रबिया उद दौरान। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मकबरा या फिर ये ताजमहल कहाँ पर है, द्वितीय ताजमहल? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जहां पर याद रखना इसकी डेथ होगी। मतलब बीवी की डेथ के साथ में औरंगजेब की जहां डेथ होगी वो जगह औरंगाबाद है, और वहीं उसने ये द्वितीय ताजमहल बनवाया है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि औरंगजेब के कितने पुत्र हैं, तो आप बस नंबर देख लो कि औरंगजेब के 5 पुत्र हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा है मोहम्मद सुल्तान, किसी काम का नहीं। दूसरा बेटा है मोहम्मद अकबर, ध्यान रखना इसका। तीसरा बेटा जो है इसका नाम है मोहम्मद मुअज्जम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, चौथा बेटा है आजम और पांचवा बेटा है कामबख्श। तो निश्चित रूप में औरंगजेब के मरने के बाद इनमें से कोई ना कोई एक तो शासक बनेगा, तो वो तीसरे नंबर का बेटा है जो शासक बनेगा, जिसका नाम है मोहम्मद, मतलब मुअज्जम। और ये मुअज्जम जो है इसी की उपाधि है शाह आलम, और इसी का नाम इतिहास में आपको मिलता है जब आप उत्तरवर्ती मुगल पढ़ते हैं तो बहादुर शाह प्रथम। तो याद रखना ये मुअज्जम, उसी को शाह आलम कहते हैं, इसी को बहादुर शाह प्रथम कहते हैं। और साम्राज्य में या सल्तनत में रत्ती भर भी दिलचस्पी ना होने के कारण इसको कहा जाता है साहिब बेखबर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, औरंगजेब के किस पुत्र को साहिब बेखबर का टाइटल दिया जाता है? आंसर है मुअज्जम, जिसको शाह आलम या बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं।
अब एक छोटा सा क्वेश्चन और अगर मैं बता दूं आपको, हालांकि वो आता नहीं है लेकिन फिर भी, बीवी का मकबरा जो है वो औरंगजेब ने तो बनाया है, लेकिन दरअसल में आदेश दिया है अपने बेटे को जिसका नाम है मोहम्मद आजम। ये मोहम्मद आजम जो है, इसने बीवी का मकबरा, मतलब जो द्वितीय ताजमहल है, या ताजमहल की फूहड़ नकल है, या काला ताजमहल है, या महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो ताजमहल है, उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन एमपीपीएससी ने कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे। अब आपसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि औरंगजेब जो बहुत कट्टर विचारों का व्यक्ति था, मतलब इस्लाम की पाक किताब में जो लाइनें लिखी हैं उनके अलावा वो और किसी को नहीं मानता ना जानता था। तो इतना कट्टरपन उसके अंदर किसने लाया कि तुम केवल इस्लाम और केवल इस्लाम की बातें ही करोगे? जबकि याद रखना, इसका जन्म जिससे हुआ था, मतलब शाहजहां, और जो बीवी थी, वो दोनों के दोनों हिंदू धर्म के प्रति फिर भी सोफिस्टिकेटेड थे, परंतु ये है वो शिक्षक जिसने केवल इस्लामिक दृष्टिकोण विकसित करवाया औरंगजेब के जहन में। नाम है मीर मोहम्मद हकीम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीर मोहम्मद हकीम जो है ये किसके गुरु हैं, या कट्टरतापन इस्लाम में लाने के लिए किस मुगल शासक के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखना, औरंगजेब। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि औरंगजेब करना क्या चाहता था, तो हिंदुस्तान में चूंकि गैर धर्म के लोग ज्यादा रहते थे, इस्लाम को ना मानने वाले लोग ज्यादा रहते थे, मतलब काफिरों का देश था हिंदुस्तान, तो इसको मुसलमानों का देश बनाना चाहता था। अब इसी को उर्दू में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, माफी चाहता हूँ, उर्दू नहीं, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी भैया? फारसी। तो फारसी में काफिरों के देश को बोलते हैं दारुल हर्ब। तो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था इंडिया को, इसलिए इसने मथुरा का नाम बदल कर रखा था इस्लामाबाद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मथुरा जो हिंदुओं की धार्मिक नगरी थी, उसका इस्लामाबाद नाम किसने रखा? तो याद रखना, ये चीज आपसे हमेशा पूछा जाएगा। तो आंसर है औरंगजेब। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि इस्लामिक कल्चर आगे बढ़े। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि दरअसल में जो ये औरंगजेब था, ये मुसलमान तो था, लेकिन कौन सा मुसलमान था? सुन्नी मुसलमान, मतलब हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पे बिलीव रखता था। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल काल में सबसे विद्वान कौन था? तो याद रखना, मुगल काल में सबसे विद्वान शख्सियत जो थी पढ़ाई लिखाई के मामले में, वो कोई और नहीं बल्कि कौन था? औरंगजेब था। अब एक बात याद रखो, औरंगजेब यदि कभी भी ऑप्शन में देगा तो हुमायूं नहीं देगा, और हुमायूं देगा तो औरंगजेब नहीं देगा, क्योंकि इसमें एक बार क्लैश हो चुका है एसआई पे। तो इसलिए आप ये चीज हमेशा मानना, अगर आप मेरे से पूछो कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है इनमें, तो नो डाउट सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुमायूं है, क्योंकि उसने पुस्तकालय बना रखा था। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नॉलेज ज्यादा है हुमायूं का, लेकिन इस्लामिक कल्चर का नॉलेज सबसे ज्यादा लिए हुए है औरंगजेब। कि इस्लामिक सिद्धांतों को लागू कराना किस तरह से, ये औरंगजेब नंबर 1 पे इसमें। तो एक लिपि होती है नास्तलीक, ये नास्तलीक लिपि बिल्कुल वैसे लिखी जाती है जैसे हम लोग जब लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं इधर से ऐसा लिखते हैं, लेकिन नास्तलीक लिपि बिल्कुल उल्टी लिखी जाती है इस तरह से। तो ये नास्तलीक लिपि जो उल्टी लिखी जाती है, उसको लिखने में महारत हासिल था औरंगजेब को। वहीं औरंगजेब जो है, इसने संगीत पर पाबंदी लगा दी। क्यों? क्योंकि इस्लाम में संगीत हराम है, ये बात हमेशा याद रखना। परंतु खुद वो बहुत अच्छा बीना बजाता था, तो खुद बहुत अच्छा बीना बजाता था, इसलिए उसने क्या किया? संगीत पर पाबंदी लगा दी। अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पहाड़ी चूहा शिवाजी को किसने कहा था? आंसर है औरंगजेब ने। और शिवाजी का जब वर्चस्व बढ़ने लगा, तो इसी ने राजा जयसिंह को संधि करने के लिए शिवाजी के पास में भेजा, और फाइनल में शिवाजी और राजा जयसिंह में एक संधि होती है पुरंदर की। ये संधि के द्वारा शिवाजी जो है, ये पहुंचते हैं, कहाँ पर पहुंचते हैं? औरंगजेब के दरबार में। बड़ी चालाकी से औरंगजेब जो है शिवाजी को कैद कर लेता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दोनों के बीच कौन सी संधि हुई, और बाद में औरंगजेब फिर शिवाजी को कैद कर लेता है। तो आपको ये याद रखना है, 1666 हमेशा याद रखेंगे आप। ये वो डेथ का टाइम है, मतलब डेथ हुई थी शाहजहां की, और उससे ठीक 1 साल पहले की बात है जब संधि होगी। दरअसल में किन की संधि होगी? राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य संधि होगी। फिर कल मैंने आपको बताया था कि अकबर ने जजिया कर बंद करा दिया था हिंदुओं से लेने पर, जो द्वितीय नागरिक कर भी माना जाता है। उसी द्वितीय नागरिक कर को फिर से चालू कर दिया था औरंगजेब ने, क्योंकि पाक किताब में लिखा है कि आप इस तरह की नीति हिंदुओं के साथ पेश न करें जिससे उनका मनोबल बढ़े।
मंदिरों को तोड़ा जाएगा, तो देख लो अच्छे तरीके से, सोमनाथ मंदिर तोड़ा है, बनारस का मंदिर तोड़ा है, मतलब बनारस में जो विश्वनाथ का मंदिर है उसको दरअसल में औरंगजेब ने क्या किया, तोड़ा है। और इसके तोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि याद रखना मंदिर जो होते हैं वो हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रतीक है। तो ऐसा माना जाता था उस समय पे कि जब तक एक संस्कृति समाप्त नहीं होगी तब तक दूसरी संस्कृति का उदय नहीं होगा। तो जब तक हिंदू संस्कृति जाएगी नहीं तब तक इस्लामिक संस्कृति आएगी नहीं। तो इसलिए औरंगजेब को इस्लामिक कल्चर आगे बढ़ाना था, तो इसलिए उसने मंदिरों को तोड़ा। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भले ही औरंगजेब इस्लामिक तरीके से अपना राज्य प्रशासन चलाना चाहता है, लेकिन उसने अपनी सेना में 33% हिंदू मनसबदारों को शामिल किया है। मतलब मुगल काल में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार, मनसबदार का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, जो सैनिक काम करेगा औरंगजेब के समय पे उसको नगद वेतन मिलेगा। तो ऐसा नंबर पूरे मुगल काल में सबसे ज्यादा औरंगजेब के पास है, वो भी 33%। तो सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति मनसबदार के रूप में औरंगजेब के पास है। यदि मैं आपसे पूछूं औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, सन 1707 में होती है। और सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा छत्रसाल जो हैं वो मालवा में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं। और इसी समय पे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु जब होती है, कहाँ पर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। याद रखना यहीं बीवी का मकबरा भी है और यहीं पर उसको दफन कर दिया जाता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि औरंगजेब जो बादशाह बना है वो कौन कौन से युद्धों को जीत कर बना है, अगर हम शुरू से पढ़ें तो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि औरंगजेब जो बादशाह बना है वो दो युद्धों का सबसे इंपॉर्टेंट योगदान है उसमें, माफी चाहता हूँ। और वो दो युद्धों में पहला है सामूगढ़ का युद्ध और दूसरा युद्ध है आपका देवराई का युद्ध। तो जरा आप जल्दी से मेरे को ये बता दो कि सामूगढ़ का युद्ध कब से कब तक हुआ, क्योंकि आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 29 मई से 8 जून तक चलता है सामूगढ़ का युद्ध। अच्छा, कई किताबें ऐसा कहती हैं और कई किताबें कहती हैं कि 29 मई को हुआ था सामूगढ़ का युद्ध, कई कहती हैं 8 मई को हुआ था। तो इसलिए आप ये दोनों डेट ही याद रखें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल में जब सामूगढ़ का युद्ध होगा तो मैंने आपको बताया था कि दारा सिकोह की सेना की तरफ से एक व्यक्ति बहुत जबरदस्त लड़ेगा जिसका नाम है छत्रसाल हाड़ा, और इसी के शौर्य को सलाम करेगा कौन, औरंगजेब। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। परंतु दारा सिकोह की सेना को कौन से सेनापति ने दरअसल में क्या किया था, विश्वासघात किया था, जिसका नाम है अखरकली खां, और फाइनल में ये युद्ध हार जाएगा। अब इसकी सबसे खासियत बात ये निकल कर आती है सामूगढ़ के युद्ध की कि इसी युद्ध के बाद में औरंगजेब जब आगरा पहुंचता है, याद रखना सामूगढ़ के युद्ध के बाद में औरंगजेब जब आगरा पहुंचेगा तो शाहजहां को बंदी बना लेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसके बाद आता है देवराई का युद्ध। और देवराई का युद्ध फाइनल युद्ध है, मतलब दोनों के बीच में फाइनल युद्ध है, अंतिम युद्ध है। और इस युद्ध में भी क्या होगी, दारा की हार होगी। दारा जो है उसको फटे कपड़े में घुमाया जाएगा पूरी दिल्ली में और फाइनल में उस पर मृत्यु दंड का आरोप देकर उसको मार दिया जाएगा। तो ये चीजें अपन पहले ही क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जरा जल्दी से बताओ देवराई का युद्ध कब हुआ है, 1659। याद रखना। और वो भी एक सोलह साथ, सौ याद रहेगा। 68 में क्या हुआ है, नाम है, माफी चाहता हूँ, 1658 में जो है वो सामूगढ़ का युद्ध हुआ है। और एक साल बाद मतलब ये 59 में आपको देख लो देवराई का युद्ध हुआ। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं तो जरा जल्दी से बताओ दारा सिकोह को दफनाया कहाँ गया है। मैंने आपको बताया था जब मैं शाहजहां पढ़ा रहा था। और भारतीय गवर्नमेंट भी अब क्या कर रही है कि उसकी कब्र को ढूंढने की कोशिश कर रही है। कल मैंने पढ़ाया था मुगल वंश का कब्रिस्तान कहा जाता है दिल्ली में हुमायूं के मकबरे को, और इसी हुमायूं के मकबरे के आसपास बहुत सारे मुगलों के सब दफन हैं। तो दरअसल में दारा सिकोह को भी यहीं दफनाया गया है। और यही दरअसल में भारतीय गवर्नमेंट अब 6 फाइनल कब्रों में से एक किसी कब्र को दारा की कब्र मानकर उसको वो श्योर करना चाहती है। तो ये चीज इतिहास में भी कुछ समय पहले आई भी थी, मतलब करंट में बहुत ज्यादा चर्चा में रही। तो ये याद रखना। अब एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि दिल्ली में हाथी के ऊपर फटे कपड़े पहनाकर जगह जगह घुमाया गया है दारा सिकोह को, ये बात कौन सा यात्री बोलता है। तो याद रखना एक इटालियन यात्री है जिसका नाम है मनुची। ये दरअसल में देवराई के युद्ध के अंत का दुखद विवरण प्रस्तुत करता है।
कि दारा जो एक बहुत अच्छा बादशाह हो सकता था, उसको औरंगजेब ने क्या किया था, उसको इस तरह का हाल करके और इसको मार दिया था। तो ये आप याद रखेंगे। इसी युद्ध के बाद में दारा का जो पुत्र है जिसका नाम है सुलेमान, सुलेमान भी क्या करता है, श्रीनगर के गढ़वाल में शरण लेता है। और मैंने आपको बताया था कि श्रीनगर के गढ़वाल के राजा को एक पैगाम भेजकर औरंगजेब उसको जहर पान करवा के मार देता है, क्योंकि ना दारा होगा ना उसका बेटा होगा, तो बड़ी आसानी से सल्तनत आगे बढ़ा पाएगा औरंगजेब। और फाइनल में देवराई युद्ध के बाद में अपना दूसरा राज्याभिषेक भी किया। किसने? फाइनल है औरंगजेब। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि पहला राज्याभिषेक कहाँ किया है, अब आपको याद रखना है आगरा में। और आगरा में कौन सी जीत की खुशी में किया था? सामूगढ़ विजय के बाद किया था। यदि मैं पूछूं दूसरा राज्याभिषेक कहाँ किया है? दिल्ली में। कौन से युद्ध की विजय के बाद किया था? देवराई की युद्ध की विजय के बाद किया था। ये आपको याद रखना है। मतलब पूरे मुगल काल में 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला जो है व्यक्ति वो है औरंगजेब। अब इसके बाद जब अपन आगे चलते हैं तो औरंगजेब के ये कुछ आदेश हैं, ध्यान से सुनना। उसमें से मैं आपको केवल मुद्दे की चीज बता रहा हूं। औरंगजेब ने पैसे रुपए को राजकोष में बढ़ाने के लिए 2 कर लगाए थे। एक था राहदारी कर और दूसरा था पानदारी कर। पानदारी कर को वर्तमान समय में चुंगी कर कहते हैं या टोल टैक्स बोलते हैं। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन 2 हमेशा पूछे जाते हैं कि राहदारी कर और पानदारी कर किसने लगाया था? तो आंसर है औरंगजेब ने लगाया था। और स्पेशली आजकल ये भी पूछने लगे कि पानदारी कर किससे संबंधित है, तो चुंगी कर से संबंधित है। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर होते हैं तब इस तरह का लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, जो कि वो राज्य सरकार लेती है जहां आप एंटर हो रहे हैं। अब आता है औरंगजेब के सैन्य अभियान। तो औरंगजेब के सैन्य अभियान में पहले तो आप ये स्टेटमेंट बहुत आराम से देखो कि औरंगजेब ने 50 सालों तक शासन किया है दिल्ली पर। याद रखना, उन 50 सालों में से 26 साल औरंगजेब का साउथ इंडिया में ही बीता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्यादातर दक्षिण भारत में ही औरंगजेब ने क्या किया है, शासन किया है, और 50 में से 26 साल उसने यहीं पर गुजारे। अब इसके बाद अगला जो आप ये देख रहे हो टाइटल कि औरंगजेब की दक्षिण नीति के मुख्य उद्देश्य लिखो और औरंगजेब की राजपूत नीति के मुख्य उद्देश्य लिखो। ये 6 मार्क का क्वेश्चन है मीन्स का, और ये भी 6 मार्क का क्वेश्चन है मीन्स का। मतलब इन दोनों में ये मीन्स का सेगमेंट है, इनसे प्री में कुछ नहीं पूछा जाता। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी ना पढ़ें, और अगर आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़ें, ये टाइम बर्बाद करने के जितना ही होगा। तो इसलिए आप उसको ना पढ़ के अब जो आने वाली चीजें हैं आप वो पढ़ें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगलों में से शिवाजी का सबसे पहला सामना किससे हुआ था? तो जब भी आप शिवाजी के बारे में सुनते हैं तो निश्चित रूप में क्या होता है, औरंगजेब की बात आपको समझ में आती है या औरंगजेब का समय आपको समझ में आता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, उसमें आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है और ना किसी तरह का कोई दिमाग में मलाल रखना है। सच्चाई यही है। दरअसल में पहली बार शिवाजी का संघर्ष हुआ है औरंगजेब से। आप अच्छे से देखो किस सन में हुआ है, जरा जल्दी से बताओ कौन सा सन बता रहा हूँ मैं? 1600 56। 1656। शायद कई लोगों को ये बात बिल्कुल भी नागवार ना गुजरे, लेकिन सच्चाई यही है। शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नार के किले पर आक्रमण किया। और याद रखना ये दोनों के दोनों किले उस समय मुगलों के मतलब शाह औरंगजेब के अधीन थे। अब आक्रमण किया तो होगा क्या, निश्चित रूप में इन दोनों को हरा देगा, मतलब इन दोनों किलों पर जीत आ जाएगी मुगलों की। और फिर फाइनल में जब जीत आ जाएगी तो फिर औरंगजेब आदेश देगा कि दरअसल में जो शिवाजी है, जो जब भी मैं अटैक करने जाता हूं तो ये बिलों या खूहों में घुस जाते हैं, तो पहाड़ी चूहा बोला, और फाइनल में उनको नेस्तो नाबूद किया जाए जहां पर ये मराठे दिखें। तो फिर फाइनल में 1657 में एक साल बाद जब औरंगजेब उत्तर की ओर, मतलब कहा जा रहा है दिल्ली की ओर, तो बीच में शिवाजी उनका रथ रुकवाते हैं और उनके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, और इस तरह से शिवाजी को क्षमा कर दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। तो ये बात आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिवाजी ने आत्मसमर्पण किया या शिवाजी को क्षमा दान दिया तो कौन सी परिघटना के कारण, तो ये चीज आप याद रखना, ये पूछी जाती है। परंतु हुआ ये कि जो शिवाजी ने घुटने टेके थे सन 1657 में, मतलब 1857 से 200 साल पहले,
शिवाजी ने घुटने टेके औरंगजेब के सामने। वहीं एकदम से 1657 के बाद शिवाजी के वर्चस्व में लगातार वृद्धि हुई। इनसे ज्यादातर मराठे जुड़ते चले गए और मराठों ने काफी कम समय में कोंकण, भिवंडी, माहुली इन पर अधिकार कर दिया। और तो और सबसे खतरनाक चीज ये हुई कि बीजापुर, जो दरअसल में एक इस्लामिक राजा के अधीन था, उससे कोल्हापुर भी छीन लिया गया। तो पूरे साउथ इंडिया में तूती बोलने लगी। किनकी तूती बोलने लगी? औरंगजेब, माफी चाहता हूँ, तूती बोलने लगी शिवाजी की। तो फिर फाइनल में शिवाजी क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति है जिसका नाम है शाइस्ता खां को भेजते हैं कि जाओ जाकर शिवाजी की शक्ति के विरुद्ध में लगाम लगाओ, नहीं तो ये देखते देखते पूरे साउथ को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। औरंगजेब ने भेजा है शाइस्ता खां को। अब जैसे ही भेजा शाइस्ता खां को 1660 में, ये रहने दो अभी, तो शाइस्ता खां बड़ी तेजी से जाएगा, पूना को जीतेगा और उसको अपना मुख्यालय बना लेगा। और तो और जो शिवाजी का पैतृक महल, जहाँ शिवाजी के दादा या शिवाजी के पिता, शिवाजी की माता जी रहती हैं, जिसको लाल महल कहते हैं, उसको अपने अधीन कर लेगा और उसको अपना निवास बनाएगा। शिवाजी उस समय तो अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि शिवाजी उस समय इतनी शक्ति नहीं है शिवाजी के पास कि तत्काल शाइस्ता खां का जवाब दे सकें। लेकिन 3 साल बाद जब उनकी शक्ति पर्याप्त हो जाती है तो शिवाजी उसी लाल महल में स्वयं घुसते हैं, मुगलों की सेना होने के बावजूद भी। और फिर फाइनल में शाइस्ता खां से झड़प होती है और उसी झड़प में दरअसल में शाइस्ता खां की उंगलियां कट जाती हैं और वो भाग खड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, क्योंकि बीजेपी सरकार शिवाजी को प्रमोट जरूर करेगी, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछती है कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसकी शिवाजी ने उंगलियां काटकर मुगल साम्राज्य को मजा चखाया था। तो याद रखना शाइस्ता खां। तो ये दरअसल में इम्पोर्टेंट है। अब फाइनल में जैसे जैसे शक्ति बढ़ती जाएगी शिवाजी की, तो औरंगजेब काफी समझदार है। उसने दरअसल में धोखे से शिवाजी को बुलाया, लेकिन शिवाजी आने को तैयार नहीं। तो फिर एक राजा है जिनका नाम है मिर्जा राजा जयसिंह, ये आमेर के राजा हैं। इनको दरअसल में भेजता है शिवाजी के पास कि जाओ आप मेरा प्रस्ताव लेकर जाओ और आप संधि करो। तो फाइनल में शिवाजी जो है वो संधि कर लेते हैं मिर्जा राजा जयसिंह से, और इसी संधि को नाम दिया जाता है पुरंदर की संधि। तो ये चीज आप याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो 22 जून सन 1665। मतलब यहाँ पर जो एक साथ काफी सारी चीजें चल रही हैं, इसमें से आपको बस शाइस्ता खां याद रखना है, इसमें से पुरंदर की संधि याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। अब उसके बाद आप ये सब ना पढ़ें कि शिवाजी को पुरंदर की संधि के तहत कितना पैसा देना पड़ा, उनको 23 किले भी देने पड़े थे, है ना। ये सब अभी रहने दो, ये सब मीन्स की चीज है। जो मेन चीज है वो कि जैसे ही पुरंदर की संधि पर साइन करते हैं शिवाजी महाराज, तो वो जैसे ही दिल्ली के दीवाने आम में उपस्थित होते हैं इस बात के लिए कि मैं शिवाजी जो हूँ वो मुगल साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकारता हूँ, तो फिर औरंगजेब क्या करता है, इनका काफी अपमान करता है। और फाइनल में उनको जयपुर भवन, याद रखना ये जयपुर भवन दिल्ली में है, जयपुर भवन राजस्थान में नहीं है, तो जयपुर भवन में ही कैद कर लेता है। और जयपुर भवन में कैद कर लेगा तो जब शिवाजी देखते हैं किसकी तरफ, मिर्जा राजा जयसिंह की तरफ, कि बताओ मैं तो आत्मसमर्पण करने आया था लेकिन ये गलती से मुझे कैद कर लिया गया जयपुर भवन में, तो फिर शिवाजी को भागने में मदद भी करते हैं वही जिन्होंने पुरंदर की संधि करी थी। तो ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि शिवाजी को किस भवन में कैद किया गया औरंगजेब के द्वारा, और फाइनल में किसने भागने में मदद की, इस तरह से। अब इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शिवाजी की मृत्यु हो जाती है सन 1680 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर शिवाजी के बाद जो अगला शासक बनता है, मतलब उनका बेटा जो शासक बनता है साउथ में, वो है संभाजी। तो ये बात हमेशा याद रखना कि संभाजी कुछ समय के लिए मराठा शक्ति का नेतृत्व करेंगे, परंतु जैसे जैसे औरंगजेब की पकड़ मजबूत होती जाएगी, कहाँ पर मजबूत होती जाएगी, साउथ इंडिया में। क्यों? क्योंकि औरंगजेब बीजापुर को भी जीत लेगा, गोलकुंडा को भी जीत लेगा। तो फिर फाइनल में पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं संभाजी महाराज, जो कि बेटे हैं दरअसल में शिवाजी के। और फाइनल में काफी सारा विद्रोह करने की कोशिश जैसे ही वो करते हैं, तो इस तारीख को उनको फांसी दे दी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शिवाजी महाराज के बेटे को फांसी दी थी किसने दी थी, अच्छे से देख लो जरा, औरंगजेब ने दी थी। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि उसी संभाजी महाराज के बेटे का नाम क्या है, तो उनका नाम है साहू जी महाराज। तो साहू जी महाराज को किसी तरह का कोई अपमान या उनको मार
ना करके, बल्कि साहू जी को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा जाता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। मतलब औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के साथ में क्या किया आपने देखा, उनको पुरंदर की संधि के बाद आगरा महल में, जयपुर महल में कैद कर लिया था। फिर शिवाजी के बेटे जो हैं जिनका नाम है संभाजी महाराज, उनको क्या किया, उनको प्राणदंड दे दिया, फांसी दे दी। और संभाजी महाराज के बेटे हैं साहू जी महाराज, उनके पढ़ने लिखने के लिए दरअसल में अच्छी व्यवस्था की गई और उनको दिल्ली भेजा गया। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि शिवाजी ने किनको पढ़ माफी चाहता औरंगजेब ने किनको पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा था मराठाओं में, तो याद रखना संभाजी महाराज के पुत्र हैं साहू जी महाराज। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सन 1690 में क्या है, तो बस आप याद रखो 1690 में मुगल साम्राज्य सबसे ज्यादा विस्तृत था। मतलब 21 सूबे कंप्लीट हो चुके थे यहाँ पर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि सबसे ज्यादा विस्तृत साम्राज्य किसका साम्राज्य था, तो औरंगजेब का। और उसने कब तक ऐसा कर लिया था, तो 1690 तक उसने ऐसा कर लिया था। अब चूंकि साम्राज्य का पराकाष्ठा का काल तो था कि 21 सूबे सबसे ज्यादा औरंगजेब ने कर दिए। अब चलो जरा जल्दी से देखते हैं कि पतन का काल औरंगजेब का काल कैसे होता है। मतलब बहुत सारी 21 सूबे या बहुत सारी सल्तनतें अब औरंगजेब से कैसे फ्री होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले होता है जाटों का विद्रोह। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। दरअसल में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था मथुरा हिंदुओं का पवित्र गढ़ होगा धार्मिक। वहां एक मुगल गवर्नर है अब्दुल नबी। वहां पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को दिन रात पूजा जा रहा है। और इस बात का पता जब औरंगजेब को चला तो उसने मथुरा के गवर्नर अब्दुल नबी को बोला कि जाओ तुम मथुरा के उस मंदिर को नष्ट करो जिस वजह से हिंदू कल्चर समाप्त हो और इस्लामिक कल्चर आगे आए। तो फाइनल में उसी केशव राय मंदिर को तोड़वा दिया जाएगा अब्दुल नबी के द्वारा और वहां जामा मस्जिद तामील करवा दी जाएगी। अब जैसी जामा मस्जिद तामील करवाई जाएगी तो हिंदू जनता में भारी क्या हो जाएगा, असंतोष। यही चीज को देख रहा है एक जाट नेता जिसका नाम है गोकुला या गोकुल। तो गोकुल नामक जाट नेता जब इस चीज को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, अब्दुल नबी को गोली मार देते हैं। और जैसे ही गोली मार देंगे तो निश्चित रूप में पूरे के पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएगा, विद्रोह जैसी स्थिति आ जाएगी। औरंगजेब को खुद आना पड़ेगा मथुरा और इस विद्रोह को उसने क्या किया, शांत किया। तो फाइनल में जैसे ही विद्रोह को शांत करवाएगा औरंगजेब और कुछ समय में गोकुल जो जाट है उनकी डेथ हो जाएगी, तो फिर उन्हीं के साथ में एक व्यक्ति का नाम और निकल कर आता है, राजा राम जाट। तो गोकुल जाट के बाद राजा राम जाट जो है ये दरअसल में मजा चखाएंगे, किसको मजा चखाएंगे, औरंगजेब को। परंतु कैसे, मैंने आपको अकबर में पढ़ाया था कि ये सिकंदरा पहुंचेगा और सिकंदरा में अकबर के मकबरे से हड्डियों को निकालेगा और उनको जलाकर और ये बात कहाँ पहुंचवाएगा कि औरंगजेब के पास। तो इस तरह से जो ये मंदिर था जिसका नाम था केशव राय मंदिर मथुरा का, उसी मंदिर के पर जब मस्जिद बनाई गई तो उसके अपमान का बदला इस तरह से लेता है राजा राम जाट। तो आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ये चीज कि अकबर के मकबरे में से उसकी हड्डियों को निकाल कर और कुछ खजाना जो थोड़ा सा आसपास में रखा जाएगा अकबर के लिए, उसको कौन लूट लेता है, तो आंसर है राजा राम जाट। और ऐसा करने के पीछे उसका जो मेन मकसद है वो मकसद है औरंगजेब को सबक सिखाना। तो ये बात आप याद रखना थोड़ी सी। अब इसके बाद आता है बुंदेलों का विद्रोह। ये मध्य प्रदेश की बात है। उस समय जब औरंगजेब दिल्ली का शासक है तो उस समय बुंदेलखंड में ओरछा में चंपत राय जी का शासन है। और याद रखना ये चंपत राय जी वही व्यक्ति हैं कि जब दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार चल रहा था तो चंपत राय महोदय ने औरंगजेब का साथ दिया। अब एक क्वेश्चन हम बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सन 1661 में, क्योंकि याद रखना 1659 में देवराई का युद्ध हो गया और फाइनल हो गया कि भैया औरंगजेब शासक बनेगा। तो जैसे ही 2 साल गुजरे, तत्काल का तत्काल जिसने मदद की थी औरंगजेब की मतलब चंपत राय, औरंगजेब उन पर दबाव डालता है कि आप एक काम करो, आप इस्लामिक कल्चर में शामिल हो जाओ और आप जो हो मुसलमान बन जाओ। तो इस तरह के धार्मिक कारणों को जब चंपत राय जी सुनते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो किसी तरह का अपना मन नहीं बदलते हैं और वो विद्रोह कर देते हैं औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब से लड़ाई होती है चंपत राय जी की और फाइनल में चंपत राय पराजित हो जाते हैं और इतनी ज्यादा आत्मग्लानि होती है उनको कि वो खुद अपनी आत्महत्या कर लेते हैं।
याद रखना ये क्वेश्चन हमेशा एमपी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो ओरछा के शासक हैं या बुंदेलखंड के शासक चंपत राय, उन्होंने मुसलमान बनना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने प्राण देकर अपने हिंदू धर्म की रक्षा की। अब जैसे ही बाप मर जाएगा तो निश्चित रूप में चंपत राय का जो बेटा है महाराजा छत्रसाल या पुत्र छत्रसाल अब बुंदेला विद्रोह करेंगे और औरंगजेब के विरुद्ध सामने आ जाएंगे। परंतु जैसे जैसे महाराजा छत्रसाल का मालवा में अधिकार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे औरंगजेब की जो शक्ति है वो दिनों दिन घटती जाएगी। तो सन 1705 में औरंगजेब को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि यार छत्रसाल से जीत तो हम पाएंगे नहीं, तो फाइनल में महाराजा छत्रसाल से औरंगजेब संधि कर देता है। और संधि करने के साथ में जो पैसा रुपया देता है वो सब छोड़ो, मुद्दे की चीज आती है, राजा की उपाधि देता है। तो आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ओरछा के छत्रसाल को राजा की उपाधि किसने दी थी? आंसर है औरंगजेब ने दी थी। और फिर फाइनल में सन 1707 में जैसे ही औरंगजेब की डेथ होगी, शाही बेखबर शासक बनेगा, तो महाराजा जो छत्रसाल हैं वो बुंदेलखंड को मुगलिया सल्तनत से स्वतंत्र घोषित कर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कब महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड को स्वतंत्र घोषित किया या मालवा को स्वतंत्र घोषित किया? तो ये बात याद रखना 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ। तो ऐसे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब एक विद्रोह होता है सतनामी विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। दरअसल में औरंगजेब के विरुद्ध, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, हरियाणा के नरनौल में जो कबीर और दादू दयाल, ये दादू दयाल एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं दरअसल में सूफी विचारधारा के, तो कबीर और दादू के जो अनुयायी हैं उन्हीं को सतनामी किसान या सतनामी कृषक कहा जाता है। तो दरअसल में सन 1672 में इन्हीं दादू दयाल और कबीर के जो समर्थक हैं, इन्हीं पे दरअसल में गोली चलवा दी थी औरंगजेब ने, और इस तरह से सतनामी जो है विद्रोह में खड़े हो गए। तो आपसे केवल और केवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो। सतनामी विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको हरियाणा का नरनौल याद रखना है। दूसरा, सतनामी किन के उपासक हैं या किन के समर्थक हैं? तो कबीर और दादू दयाल के। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सतनामी जो पंथ है या सतनामी संप्रदाय जो है, इसकी स्थापना कबीर और दादू दयाल ने नहीं बल्कि वीरभान ने की थी। अब एक क्वेश्चन और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सतनामी विद्रोह जो औरंगजेब के समय में हुआ था, इसी को सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल नया नाम देने लगे हैं, मुड़िया विद्रोह। क्यों? क्योंकि जो ये कबीर और दादू दयाल के अनुयायी सतनामी किसान हैं, ये जनरली अपने सर को मुड़वा कर चलते हैं, तो इसलिए इसको मुड़िया विद्रोह भी कहा जाता है, और जिसका केंद्र में आपको पहले ही बता चुका, नरनौल। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके बाद आते हैं सिख विद्रोह। तो मैंने आपको बताया था कि जहांगीर जो है उसने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी को दंड दे दिया था, मृत्यु दंड। और फाइनल में औरंगजेब की मुलाकात भी होती है। तो औरंगजेब की मुलाकात किससे होती है? याद रखना, सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर, इनको औरंगजेब प्रस्ताव देता है कि आप एक काम करो, इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो आपको क्या किया जाएगा, आपको सख्त सजा दी जाएगी। तो फाइनल में इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं सिखों के नौवे गुरु। इसी क्रम में औरंगजेब सबसे पहले गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्रों की हत्या करवा देता है, और फिर फाइनल में गुरु तेग बहादुर सिंह भी इस्लाम नहीं स्वीकारते हैं तो उनको भी मरवा देता है। तो गुरु तेग बहादुर सिंह जी जो हैं, उनके जो समाधि स्थल है या जहाँ पर उनको मारा गया था, उस जगह पे ही शीशगंज गुरुद्वारा है नई दिल्ली में। तो ये बात आप याद रखना कि शीशगंज गुरुद्वारा वो जगह है जहाँ पर गुरु तेग बहादुर सिंह को मारा गया है औरंगजेब के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस्लाम को नहीं स्वीकारा। और फिर आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सिखों के जो 10वें गुरु हैं, जिनका नाम आपको पता होगा, गुरु गोविंद सिंह, इन्हीं ने सिखों के लिए गुरु कर परंपरा का समापन करके खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह जो हैं, इन्होंने गुरु तेग बहादुर सिंह के बाद मुगलों से क्या रखा, जारी रखा दरअसल संघर्ष, और इन्हीं ने खालसा पंथ की स्थापना भी करी। इन्हीं ने जो सिख हैं उनको सिंह कहकर पुकारा, मतलब गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 चीजें रखने के लिए इन्होंने ही कहा था दरअसल में। और कहने का मतलब है कि गुरु गोविंद सिंह भी मुगलों से लड़ते हुए और अपने 2 पुत्रों के बलिदान देते हुए वो क्या हो गए, शहीद। लेकिन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके जो 2 पुत्र हैं उनको औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया था। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह, तो ये याद रखना जो दीवार में चुनवाने वाला केस है वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रहता है।
और फिर फाइनल में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, जफरनामा किसे कहते हैं? तो जफरनामा दरअसल में एक पत्र है जिसको गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के लिए लिखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद आते हैं शहजादा अकबर का विद्रोह। तो मैंने आपको बताया था शहजादा अकबर कौन है, तो औरंगजेब का बेटा है शहजादा अकबर। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन पूछ लूं क्या? बताओ गुरु तेग बहादुर सिंह को किसने फांसी दी थी? जल्दी से बताओ। औरंगजेब। ठीक है, कौन से नंबर के गुरु हैं गुरु तेग बहादुर सिखों के? 9 में। ठीक है, बताओ सतनामी विद्रोह का केंद्र क्या था? हरियाणा। हरियाणा में नागौर। ठीक है, चलो पढ़ाई करो भैया, अब समझो जरा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उस राजपूत शासक का नाम बताइए जिसने औरंगजेब के खिलाफ या मुगलों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया और कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। जैसे अकबर के सामने महाराणा प्रताप ने कभी भी समर्पण नहीं किया, हमेशा युद्ध जारी रखा, उसी तरह से इस बार अकबर की जगह औरंगजेब है और महाराणा प्रताप की जगह है दुर्गादास मारवाड़। तो ये वो शासक है जिसने औरंगजेब के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया। अब दरअसल में है क्या, थोड़ी सी कहानी है, जरा देख लो। दरअसल में मारवाड़ के एक राजा है जिनका नाम है जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह जो है ये औरंगजेब के बड़े खास रहते हैं, परंतु सन 1667 में अफगानिस्तान में मौत हो जाती है। किसकी मौत हो जाती है? जसवंत सिंह की। अच्छा, अब जसवंत सिंह का जो बेटा था वो दरअसल में गोद लिया हुआ बेटा था अजीत सिंह। और जैसे ही अजीत सिंह को लोग गद्दी पर बैठाते हैं तो औरंगजेब एक फरमान के थ्रू उस बच्चे को हटवा देता है और उस बच्चे को कैद करवा देता है। और कहने का मतलब है कि जैसे ही बच्चे को हटवा दिया जाएगा, बच्चे को कैद करवा दिया जाएगा और कैद किया जाएगा नूरगढ़ के किले में। तो नूरगढ़ के किले में ये चीज होगी। अब जब पता चलेगा दुर्गादास मारवाड़ को कि दरअसल में महाराजा जो जसवंत सिंह हैं उनके ही दरअसल भाई ने क्या किया है, इंदर ने उनके बेटे को जो है औरंगजेब की मदद से नूरगढ़ के किले में कैद करा दिया है। तो फाइनल में दुर्गादास जो राठौर हैं या दुर्गादास मारवाड़ जो हैं ये तत्काल उसी जगह पहुंचेंगे, नूरगढ़ के किले में पहुंचेंगे, मुगलिया फौजों को हराएंगे और फाइनल में अजीत सिंह को सकुशल जो है वो बाहर लेकर आ जाएंगे। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सा शासक है मारवाड़ का जिसने लगातार संघर्ष किया है औरंगजेब के विरुद्ध, तो याद रखिएगा आप दुर्गादास मारवाड़ है दरअसल वो शासक जिसने लगातार मुगलों के सामने कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया, हमेशा युद्ध जारी रखा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आगे चल के जो, ध्यान से सुनना, औरंगजेब का बेटा है शहजादा अकबर, वो विरोधी काम करेगा, अपने पिता के अगेंस्ट में जाएगा। तो अपने पिता के जब अगेंस्ट में जाएगा तो याद रखना जब वो साउथ इंडिया आएगा तो उसको ये दुर्गादास राठौर या दुर्गादास मारवाड़ जो है ये अपने महल में शरण देंगे। तो ये भी दरअसल में एक कहानी है जिस वजह से औरंगजेब दुर्गादास राठौर से हमेशा खफा रहता है। कि पहली चीज कि अजीत सिंह को महल से सकुशल निकाल के ले गए थे ये, और दूसरी चीज शहजादा अकबर द्वितीय ने जब विद्रोह किया था तो उस विद्रोह में भी दरअसल उनके बेटे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका दुर्गादास राठौर या दुर्गादास मारवाड़ ने निभाई थी। इसके अलावा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसको कुछ भी नहीं पढ़ना। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिणी राज्यों से संघर्ष। तो शाहजहां के समय पे ही औरंगजेब ने लगभग लगभग पूरा साउथ इंडिया विजय कर लिया था। फिर भी हमेशा जो सबसे इम्पोर्टेंट की है दरअसल में साउथ इंडिया की, एक का नाम है बीजापुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय बीजापुर का शासक है सिकंदर आदिल शाह, मैंने पहले ही लिख दिया जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो औरंगजेब ने क्या किया
कि बीजापुर के सिकंदर आदिल शाह को हरा दिया और 1686 में बीजापुर को मुगल सल्तनत में मिला दिया। 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, औरंगजेब ने बीजापुर को किससे जीता? औरंगजेब ने बीजापुर को किस सन में जीता? और याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था सोने की चाबियों से, जैसे अकबर ने असीरगढ़ खोला था ताला, उसी तरह से इस बार जो है 1 साल बाद वहीं बीजापुर के पास में साउथ इंडिया में एक रियासत बचती है जिसका नाम है गोलकुंडा, और गोलकुंडा का शासक है अबुल हसन। उसको औरंगजेब हरा देगा और 1687 में इस गढ़ को सोने की चाबियों से खोलेगा। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप इनका डिटेल जो है, बीजापुर राज्य से संघर्ष और गोलकुंडा से संघर्ष मत पढ़ना, क्योंकि प्री में इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते, ये टोटल मेंस के लिए चीज है। और जो प्री में क्वेश्चन बनता है ये 2 लाइनें हैं, ये बिल्कुल तोते की तरह रटी होनी चाहिए आपको। सिकंदर आदिल शाह का नाम ये गोलकुंडा के बीजापुर के केस में रटा होना चाहिए, और अबुल हसन गोलकुंडा के केस में। और इसी को हराकर, अबुल हसन को हराकर दरअसल में गोलकुंडा को सोने की चाबियों से खोला था, तो 1687। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, 1601 असीरगढ़ का किला सोने की चाबियों से खोला है, और 1687 में दरअसल में गोलकुंडा के किले को सोने की चाबियों से खोला है। तो ये चीज याद रखना। अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए, लेकिन मैं आपको एक सबसे काम की चीज बता दूं। शहजादा अकबर जो है बेटा औरंगजेब का, ये अपने पिता के विरुद्ध में विद्रोह करता है। तो पिता के विरुद्ध में विद्रोह करता है दिल्ली से, तो याद रखना कहाँ की तरफ आता है? साउथ इंडिया की तरफ। और जब साउथ इंडिया की तरफ आएगा तो उसका पीछा करते 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 करते, अच्छे से देख लो, पीछा करते करते औरंगजेब भी साउथ इंडिया चला आएगा, मतलब 1661 में। और फिर कुछ ऐसा फंसेगा औरंगजेब कि फिर कभी चाह के भी उत्तर भारत में अपना ज्यादा समय नहीं दे पाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब ने अपना ज्यादातर समय जो है साउथ इंडिया में व्यतीत किया है, तो वो कौन सी परिघटना थी जो उसको साउथ इंडिया लाने के लिए बाध्य करती है जब वो सल्तनत चला रहा होता है? तो शहजादे अकबर का विद्रोह। तो ये चीज याद रखनी है, पूछी जाती है, इसलिए इसको अलग से हाईलाइट करा दिया। अब उसके बाद ये गोलकुंडा से बिल्कुल भी नहीं याद रखना, कोई मतलब नहीं है इनको अभी पढ़ने का, अभी रहने दो। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि मैं आपसे पूछूं कि औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, तो स्पेशली सन भी पूछा जाता है 1707। फिर उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि जिस जगह पर हुआ था उनका डेथ, वो जगह भी पूछी जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि एक जगह है जिसका नाम है दौलताबाद, महाराष्ट्र में दौलताबाद या औरंगाबाद वो जगह है। और आजकल ऐसा क्वेश्चन भी पूछने लगे कि कौन से वो सूफी संत हैं जिनकी मजार के पास में दरअसल में इसको दफनाया गया है? तो शेख जैन उल हक, इनकी मजार के पास में दरअसल में इनको दफनाया गया है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है कि 1707 में मृत्यु, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इनको दफनाया गया है, इस इनकी मकबरे के पास में। अब उसके बाद में जो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये दरअसल में मीन्स का एक पूरा क्वेश्चन है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति को स्पष्ट कीजिए। लेकिन मैं आपको फिर भी इसमें से प्री के कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। आप देखो, औरंगजेब ने बनारस का मंदिर तोड़ा है, मथुरा का मंदिर तोड़ा है, क्लियर है ये चीज, और सोमनाथ मंदिर को भी तुड़वाया है। तो जनरली कभी भी औरंगजेब के समय पे ये मंदिर तोड़े गए हैं। लेकिन वहीं उसने उज्जैन के महाकालेश्वर, एमपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको दान दिया है। चित्रकूट के मंदिर को दान दिया है, इलाहाबाद के मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया है, दान दिया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी दिखाती है कि औरंगजेब को कई लोग कट्टर बोलते हैं, और फिर कई लोग इस पॉइंट से उसको सहिष्णु शासक बनाने की कोशिश करते हैं। याद रखना, ये एमपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उज्जैन के महाकालेश्वर को तो उसने जीर्णोद्धार करा के दान दिया है, तो ये याद रखना। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि एक फारसी त्योहार होता है, नव वर्ष की शुरुआत में मनाते हैं इसको, पारसी लोग मनाते, नौरोज बलबन ने शुरू किया था। अब चूंकि पारसी त्योहार गैर इस्लामिक था, तो इसलिए इसको बंद करवा देता है, क्योंकि औरंगजेब कट्टर है, वो केवल इस्लामिक दृष्टिकोण से सल्तनत आगे बढ़ाएगा। ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा देगा, जैसे सिकंदर लोदी ने भी किया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था, तो इसने भी किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मुगल काल में ताजिया निकालने पर प्रतिबंध किसने लगाया? याद रखना, मुगल काल पूछा गया है तो औरंगजेब करेंगे।
अब हिंदू परंपराओं में हस्तक्षेप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप तो बस ये चीज याद रखना। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक जजिया कर है, नाम सुना होगा आपने। तो जजिया कर जो है अकबर ने लेना बंद कर दिया था, फिर से लेना शुरू कर दिया था औरंगजेब ने। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। हालांकि ये पूरा मीन्स का चीज है, लेकिन फिर भी ये प्री के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। अब शायद इस क्वेश्चन को आप यदि पढ़ो तो आपका दिमाग घूमेगा कि यार टोपी सीकर और कुरान की आयतों की नकल करने वाला तो हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था, नसरुद्दीन महमूद। ये बलबन का दामाद था, और बदले में बलबन को इसने उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, उलूग खां, और अमीर हाजिब का पद दे दिया था। मतलब नसरुद्दीन महमूद ये नाम मात्र का शासक था, बलबन ही दरअसल में शासन कर रहा था। तो याद रखना, नसरुद्दीन महमूद जैसा करता था बिल्कुल सेम उसी तरह से औरंगजेब भी पेश आता था, क्योंकि औरंगजेब का मानना था कि जो सच्चा मुसलमान है वो अपनी कमाई ही क्या करता है, यूज करता है। और जो सल्तनत में जो पैसा रुपया जमा होता था वो निश्चित रूप में गरीब मजलूमों, इनके पैसे या भूख बुखार इनकी चीखों का हो सकता है, तो कई बार उसको दिक्कत परेशानी भी हो सकती है। तो इसलिए वो खुद अपनी मेहनत से इतना पैसा जुटा लेता था जिससे खुद उसका क्या चल सके, काम चल सके। मतलब प्योर इस्लामिक तरीके से वो अपने साम्राज्य को और खुद को आगे बढ़ाता था। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है, मुहत्सिब कौन है। याद रखना, मुहत्सिब दरअसल में एक धर्म निरीक्षक होता था। धर्म निरीक्षक का मतलब क्या है, नाम से स्पष्ट है। यदि कोई बंदा हिंदू से मुस्लिम धर्म में शामिल हुआ है तो इस्लामिक कल्चर में क्या तहजीब होगी, क्या अदब होगा, क्या बातें होंगी, उनको जो व्यक्ति बताएगा द नेम इज मुहत्सिब। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना। अब एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाता रहेगा, औरंगजेब मुगल काल में सबसे ज्यादा सल्तनत जीतने वाला व्यक्ति है, और धड़ाम से सल्तनत गिर भी जाती है। क्यों? क्योंकि विद्रोह बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे अपन ने देखा मुड़िया विद्रोह हुआ, फिर साउथ में विद्रोह हुआ, है ना। तो ये दरअसल विद्रोह लगातार होते चले जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम ने ही, जब औरंगजेब कमजोर पड़ने लगा, तो याद रखना 1707 में डेथ हो जाती है, तो सन 1997 से लेकर 1707, इन 10 सालों का विवरण इस किताब में वर्णित है, जिसका नाम है आलमगीर नामा। दरअसल आलमगीर तो नाम है उसका, किसका नाम है भैया आलमगीर, कोई बताएगा मेरे को, जल्दी से बताओ। आलमगीर नाम है किसका, औरंगजेब का। उसी के नाम पर ये बुक लिखी है, किसने लिखी है, मोहम्मद कासिम ने। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फतवाए जहांदारी ग्रंथ जो है ये लिखा किसने है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इस ग्रंथ को संरक्षण दिया था औरंगजेब ने। क्यों दिया था? क्योंकि ये मुस्लिम कानून की सबसे बड़ी किताब है, या इस्लामिक कानून की सबसे बड़ी किताब का दर्जा माना जाता है मुगल काल में फतवाए जहांदारी को। ये चीज आप याद रखना कि फतवाए जहांदारी को संरक्षण दिया था। इसके बाद ये चीजें और भी इंपॉर्टेंट हो सकती यदि आपके पास टाइम होता, लेकिन यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनको छोड़ सकते हैं, आप सीधे सीधे आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि संगीत कला और चित्रकला के क्षेत्र में क्या बदलाव देखने को मिले औरंगजेब के समय पे, तो याद रखना, कला जो है वो इस्लाम में हराम है। मतलब न तो आप संगीत सुन सकते और न इस तरह की चीजें कर सकते, बल्कि इसका सदुपयोग आप खुदा की इबादत में करो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि औरंगजेब खुद वीणा बजाने में दक्ष था, याद रहेगा ये चीज, लेकिन वो क्या करता है कि संगीत पे प्रतिबंध लगा देता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से औरंगजेब की संगीत में रुचि सबसे बड़ी थी किसमें, तो याद रखना बहुत अच्छा वीणा वादक था, ये चीज। अच्छा, सिकंदर लोदी के बारे में क्या सुना था हमने, कोई बताएगा? सिकंदर लोदी को किस चीज का शौक था लेकिन उसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था? शहनाई। ठीक है, ध्यान रखना। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि चित्रकला के क्षेत्र में कोई खास प्रगति हुई है, औरंगजेब ने अपने समय में जितने बड़े बड़े चित्रकार थे सबको भगा दिया था। और जब वो चित्रकार यहाँ से जब जाएंगे तो वो राजस्थान और पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे, और वहां मिलकर जब चित्रकला करेंगे तो चित्रकला की नई शैलियों का जन्म होगा, जिनका नाम आप सामने देख रहे हो। तो ये कभी पूछा नहीं जाता है, इसको रहने दो। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगल काल की चित्रकला को समझाइए, तो फिर आपको वो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर से लेकर फिर पूरे के बारे में आपको दो दो लाइन लिखनी होती है। तो ये उसी का मीन्स का था। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि आपको नहीं भी बने तो भी ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि औरंगजेब
के समय पे ही ये घटना हुई थी और सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज्यादा औरंगजेब के समय पे। क्या हुआ है जरा समझना, दहेज हमेशा लड़की वाले देते हैं, ऐसा शुरुआती परंपरा में हम देखते हैं। तो इस बार लड़की वाले बन रहे हैं पुर्तगाल के लोग। तो पुर्तगाल शादी कर रहा है ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड से। तो यहाँ वर पक्ष जो है वो इंग्लैंड है और जो वधु पक्ष है वो पुर्तगाल है। तो निश्चित रूप में पुर्तगाल की राजकुमारी है, उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कैथरीन ब्रिगेंजा। तो कैथरीन ब्रिगेंजा जो राजकुमारी है, इनका विवाह होता है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि पुर्तगाल की राजकुमारी है और ब्रिटेन का राजा चार्ल्स द्वितीय है, तो दहेज हमेशा लड़की वाले देंगे। अब ध्यान से सुनना, यही सबसे अहम चीज है। दरअसल दहेज में मुंबई दे दिया जाता है चार्ल्स द्वितीय को। अब पूछा जाता है कब दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन आता है 1668 में। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है कि 1668 में दरअसल पुर्तगाल ने मुंबई दिया। किसको दे दिया, नाम है ब्रिटेन को, या चार्ल्स द्वितीय की शादी में दे दिया। और इतना किराया वसूलेंगे वो, इतना किराया, 10 पाउंड वार्षिक किराया। ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन है, किसने दिया, किसको दिया, कितने किराए पर दिया, कब दिया, ये सब क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो बंबई शहर आज हम देख रहे हैं, उस बंबई शहर को असल में डेवलप किसने किया, तो याद रखना जेराल्ड अंगियार ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेराल्ड अंगियार ने दरअसल में डेवलप किया था मुंबई को। फिर इसके बाद आता है कि अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी सबसे पहले कब स्थापित करी, तो मैंने आपको बताया था 1613 में सूरत में स्थापित करी थी। हालांकि उससे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित करी थी, वो अस्थायी कोठी थी। और 1613 में जो कोठी स्थापित करी थी सूरत में, वो कुछ समय के लिए करी थी, फिर वो पत्र छीन दिया था जहांगीर ने। तो फिर 1617 में फाइनल फरमान मिलता है और उसके बाद सूरत पे ये व्यापारिक एकाधिकार के पत्र को प्राप्त कर लेते हैं। तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ कोठी स्थापित करी थी, तो आंसर है सूरत में। कब करी थी, 1613 में। मद्रास में कब करी, बंबई में कब करी, ये वही चीज लिखी है। लेकिन अभी इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बना है, सिर्फ पहला क्वेश्चन बस बना है। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि बंबई की स्थापना की है जेराल्ड अंगियार ने, तो कोलकाता शहर को किसने बसाया है, जॉब चारनॉफ ने। और ये चीज हमेशा याद रखना कि सन 1690 में कोलकाता की स्थापना की गई है जॉब चार्नक के द्वारा। तो वहीं जेरोल्ड अंगियार ने 1669 में बंबई शहर की स्थापना करी। तो ये सब जिनको मैंने गोला टिक किया, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, निम्नलिखित में से अंग्रेज जहां ठहरते थे उस कोठी को या उस जगह को कहा जाता था फोर्ट विलियम। दरअसल में फोर्ट विलियम एक रिहाइश गाह थी, एक ठहराव था दरअसल में ब्रिटिश हुकूमत के सैनिकों का। लेकिन बाद में चल के इसी फोर्ट विलियम को कॉलेज में तब्दील कर दिया गया। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर्ट विलियम जो था वो क्या था, तो अंग्रेजों की कोठी थी शुरुआत में, बाद में ये कॉलेज बन जाएगा फोर्ट विलियम। और यदि लास्ट में मैं पूछूं कि जितने भी मुगल बादशाह हैं उनमें सबसे शक्तिशाली कौन है, आंसर है औरंगजेब। और यदि लास्ट एक और क्वेश्चन यदि मैं पूछूं, ध्यान से सुनना, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किससे हुआ है, तो अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब से हुआ है। मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं और औरंगजेब से सबसे पहले भिड़ते हैं। और यदि मैं पूछूं कि सबसे पहला औरंगजेब का सबसे पहला संघर्ष किससे हुआ है, तो याद रखना औरंगजेब का सबसे पहला संघर्ष हुआ है अंग्रेजों से, और फिर सतनामियों से हुआ है, वही दादू दयाल, मतलब मुड़िया विद्रोह, नरनौल हरियाणा वाला। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा याद रखना। और इस तरह से ये चैप्टर जो है ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है क्लोज।